और अब शुरू करेंगे हम परसेंटेज को और उसी तरह पढ़ाएंगे एकदम जीरो से हीरो लेवल तक का। तो सुन लीजिए, एकदम इतने बेसिक से शुरुआत हम करेंगे, इतनी छोटी छोटी बातों से कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी परसेंटेज के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास है परसेंटेज का, और ये क्लास पहला। तो जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में हम छोटी छोटी बात बताए थे सबसे पहले, बेसिक बातें, वैसे ही हमें स्टार्ट करेंगे। हम इतने छोटे छोटे बात से स्टार्ट करेंगे कि आपको लगेगा इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है परसेंटेज में। वहाँ से शुरू करेंगे और फिर उसी तरह हाई लेवल क्वेश्चन तक हम करेंगे जो SSC CGL मेंस तक पूछेगा। ये भी लंबा टॉपिक है, लेकिन जब परसेंटेज आप आसानी से पढ़ेंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि सब एक के जैसा है। उसके बाद डिस्काउंट में भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बात आ रहा है समझ में? तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले परसेंटेज का एक सिंबल होता है जिसे ऐसे लिखा जाता है, यही प्रतिशत है। प्रतिशत का ये सिंबल है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 10% है, इसका मतलब ये होता है कि 100 में 10 है। ये किसी हिस्सेदारी में मेरा हिस्सा 10% है। इसका मतलब कि जब 100 रुपया है तो उसमें 10 रुपया मेरा है। बात आ रही समझ में? 10% का मतलब होता है कि 10 और बट्टा में 100। 10% का मतलब होता है 10 और बट्टा में कितना, यानी 100 में 10। 20% का मतलब ये होता है कि 20/100। इसका मतलब है 100 में 20। अगर किसी हिस्सेदारी में मेरा हिस्सा 20% है, इसका मतलब अगर 100 रुपया होगा तो उसमें मेरा 20 रुपया होगा। लेकिन अगर 20% हिस्सेदारी है और रुपया है 500, तब 500 का 20% मेरा होगा। और प्रतिशत का मतलब है बट्टा में 100। अब बट्टा में अगर 100 है तो 2 जीरो काट सकते हो ऊपर वाला। समझ रहे हो कि नहीं? अब चलो 20 बचे कितना हो गया, 100 रुपया। कहने का मतलब अगर मेरा हिस्सा 20% है और 500 रुपया है तो 500 का 20% कितना हुआ, 100 रुपया हुआ। अब देखिए ऐसे भी आप कर सकते, 0 से 0 कटा, 2 से 10 को 5 बार में कटा, तो 1/5 ही भिन्न में मान हुआ। चाहे तो उस 500 का 1/5 भी निकालते तो भी 100 रुपया हो जाता। ये 1/5 या 20% एक ही बात है। यह वैल्यू भिन्न में है जबकि यह वैल्यू प्रतिशत में है। समझ में आ रहा है बात? अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात यहां जानना है। हम बहुत छोटी छोटी बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप देखते होंगे कभी कि 4/5 ये मान है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो कितना से गुना, कितना से गुना, 100 से, और कुछ 100 से गुना करेंगे तो काट कूट करेंगे। हाँ, तो 100 से किया और कुछ से, नहीं 100 से। बोलिए 100 से पक्का? 100 से नहीं, 100% से गुना होता है। हाँ, ये जब सीधे 100 लिख देते हैं आप, बोलचाल में आप ऐसे ही करते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, 20 चौके 80। आप प्रतिशत अब कहाँ से लगा दिया? तब तक नहीं था ऊपर, अब कहाँ से आया? नहीं, मुझे ये बताइए। ऐसे करते हैं ना, 100 से गुना करते हैं, 5 से 100 को काटते हैं, 20 चौके 80 या परसेंट, तो ऊपर कहीं परसेंट नहीं था, यहाँ कहाँ से बरस गया बिन बादल के बारिश? ये कैसे हो गया? तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हम क्या किए थे, ये देखिए, ये 4/5 था, ठीक है। और जब आपने 100 से गुना किया तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा। मैथ का ये नियम है। और यही 100 बट्टा में न रख के यहाँ प्रतिशत का चिन्ह दे दिया जाता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि प्रतिशत का मतलब है बट्टा में 100। या तो तुम बट्टा में 100 लिख लो या प्रतिशत का चिन्ह दे दो। अब हमें प्रतिशत में लाना है, इसलिए हम बट्टा में 100 नहीं लिख के प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? सच्चाई बात तो यह है, जो बात आपको इतनी गहराई से नहीं बताया गया था। अब ध्यान दीजिए, 5 से काटे 20 बार में, अब 20 चौके, अब प्रतिशत का चिन्ह है। अब देखिए 100/100 क्यों लिखा गया? कोई भी वैल्यू है, ये 4/5 है ना, जब हम अब ऊपर में 100 से गुना कर देते तो इसके मान में चेंजिंग हो जाएगा, जबकि ये गलत बात है। मान में चेंजिंग ना हो इसके लिए हम 100 से भाग देते हैं। ये वही बात है। ये 4/5 में 100/100 से गुना करने पर फिर भी ये 4/5 ही है। चाहो तो आप 100 से 100 को काट दो, 4/5 है कि नहीं?
और वही प्रतिशत में लाना है, इसलिए बट्टा वाला 100 न लिख के वो चिन्ह यहाँ आ जाता है और 5 से काटे 20 बार में, तो हम इसको क्या बोलते हैं 20 चौके 80%। तभी तो 80 या परसेंट का मतलब बट्टा में 100, और फिर 20 चौके 80 या 20 पच्चे 100, फिर 4/5 आया कि नहीं। तो यही चीज फिर इतना आ गया। भिन्न को आप प्रतिशत में चेंज किए और प्रतिशत को भिन्न में चेंज किए। कोई दिक्कत है? तो हम 100 से गुना नहीं करते हैं बल्कि 100% से गुना करते हैं। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, नहीं तो आप 100/100 कहिए उसको। अब जरा ध्यान देंगे, बहुत छोटा सा बात हम करेंगे अभी, आप लोग घबराइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं कि इतना छोटा बात थोड़े ना एग्जाम में आएगा। हम एग्जाम के बातें नहीं पढ़ाते हैं, एग्जाम के बात पढ़ाने वाला तो आप खुद से समझ जाइएगा, लेकिन पहले हम ये तैयार कर लें कि आपको समझ में कहाँ से आएगा। एक छोटी छोटी बात हम नहीं समझते हैं जिसके वजह से प्रश्न सेट नहीं होता है। जैसा कि टाइम एंड डिस्टेंस में आपने देखा, हम आपको बताएं निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को कैसे ट्रेन पार करती है, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को कैसे पार करती है, आखिर क्या क्या उसमें होता है। वैसे ही परसेंटेज में भी समझना है। सिंपल सा बात करते हैं कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, 4/5 का कितना प्रतिशत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा मैंने, 4 कमा दिया, 5 का कितना प्रतिशत है। आपको यह समझना होगा कि इसमें पूछा किसके बारे में जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। यह भाषा तो पहले क्लियर करिए। 4/5 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछ रहा है सोमनाथ? 5 के बारे में, 5/5 में होगा। किसके बारे में पूछा जा रहा है? 4 ऊपर 5/5 में। ये देखो, ये बहुत तेज लड़का है, धूर्तबाज है। ये क्या किया कि जैसे ही एक बार बोला 5/5 में, अब जब दोबारा बोले तो फिर चेंज कर रहा है। बोल ही सही रहा है लेकिन बात को बदल दे रहा है। देखो 4/5 का कितना प्रतिशत है, मैं पूछ रहा हूं इस सवाल में किसके बारे में पूछा जा रहा है। तोरा पूछे हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है। बोल, तू ही बोल, किसके बारे में पूछ रहा है सवाल? मार जूता निकाल के उसको। पूछ रहा है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, पूछ रहा है 4 के बारे में, 5 के रिस्पेक्ट में नहीं। अगर पूछे कि मैं आपका कौन लगता हूं, नहीं, तब मेरे बारे में ना पूछा जा रहा है कि हम आपके कौन हैं। तो ध्यान दीजिए, 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लिखना है। 4 के बारे में पूछा जा रहा है और ये 5 के रिस्पेक्ट में कि 4/5 का कितना प्रतिशत है। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना कर देना है। बस 5 से इसको 20 चौके 80% हुआ। अब देखिए, आपसे ये सवाल का भाषा चेंज होगा और आपसे ऐसा पूछा जाए 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 4/5 से कितना प्रतिशत। तो पहले आपको देखना है कि 4/5 से कम है कितना रियल में, बताइए। जब कमी की बात हो गई है तो कमी देखना है कि 4/5 से कितना कम है, 1 कम है। किससे? हाँ, बहुत लोग बट्टा में यहां 4 लिखता है, बात है समझ में। जब 4 लिखोगे तैयो आंसर मिलेगा तुरा। तो सुनो, तो 4/5 से कितना कम है भैया, 1 कम। अरे किससे? तो बट्टा में 5 लिखना है, जिससे कम या जिससे ज्यादा बट्टा में उसी को लिखना है। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है, 100% से। 5 से इसको काटे 20 बार में, यानी 20% कम है। 4 जो है ना, 5 से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए और भाषा इसका कैसा होगा। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक बोले या ज्यादा बोले वही बात ना है। चलिए, सवाल कह रहा है कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तू बोलेगा, तू 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, इसको कैसे बनाएं? 1/4 हाँ,
5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 5 4 से 1 अधिक है। 5 4 से 1 अधिक किससे? इसलिए बटा में 4 आएगा। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 4 से इसको काटे 25 बार में ना। चलिए, यानी हमारा आंसर हो गया 25% ज़्यादा है। कोई दिक्कत? अब चलिए इस तीनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए एक बार। और ये छोटा सवाल ही है, लेकिन ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, अब पूछा जाएगा। कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? अच्छा, दो संख्या जो है किसी तीसरी के क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तीसरी के ना। अब इसको कई तरीके से आप बना सकते हो। एक तो डायरेक्ट देखो, दो संख्या में ये पहला हो गया, आई दूसरा हो गया, ठीक है ना। कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, यानी तीसरी का एक 20% है और दूसरी 25% है, तीसरी ये का। तो अब पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर। तब पहली को लिख लो ऊपर, दूसरी को लिख लो नीचा। प्रतिशत के लिए बस वही काम, 100% से गुना, ये गया। अब 25 चौका 100, 20 चौका 80% के बराबर, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, ये सीधे मैंने शॉर्टकट बना दिया, ठीक है ना। आपको भी करना एग्जाम में है, लेकिन कैसे करोगे ये देखो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तीसरी के ना। तो तीसरी अगर मान लेते हैं सीधा सीधा 100 इसलिए मान लेना कि 100 का 20%, 10%, 5% करने में बड़ा आसान रहेगा। 10% माने 10, 50% माने 50, 8% मतलब 8, 5% मतलब 5, 100 का, समझ रहे हैं ना। इसलिए 100 मान लिया गया। तो तीसरी संख्या हमने 100 माना, तब पहली और दूसरी जो है तीसरी के क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। तो 100 का 20% कितना होगा? बोलिए पक्का। 100 का 20% 20 होगा, और 100 का 25% दूसरी संख्या, तो ये 25 होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, यही बात ना। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले सिखाया है आपको कि भैया जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे लिखना है। अब प्रतिशत में कहेगा इसलिए 100% से गुना करना है, नहीं। तो पहली के बारे में कह रहा है तब पहली को लिखेंगे ऊपर, दूसरी के रिस्पेक्ट में कहा तो दूसरी को लिखेंगे नीचे। अब प्रतिशत के लिए तो हम 100% से गुना कर देंगे। 25 चौका 100, 20 चौका 80% हमारा आंसर हुआ। कोई दिक्कत? इसी सवाल में कहता कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी को हम ऊपर लिखते, पहली को नीचे लिखते, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देते। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, सवाल यही है, थोड़ा सा चेंज इसका भाषा हम कर सकते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है, ऐसा सवाल था। ऐसा कह सकता है कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है। बात आ रहा है समझ में? दूसरी से कितने प्रतिशत कम होगी, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो दो संख्या किसी तीसरी से, तो तीसरी अपने आप 100 मान लेना, 20%। अच्छा, 100 कब मानते हैं ये भी जान लो। कभी आप देखते होंगे क्रयमूल्य 100 मान लिया, कभी x मान लिया, कभी कहेगा MRP x मान लिया और कभी 100 मान लिया। आप कंफ्यूज होते रहते हो कि EX कब मान लेता है लोग और 100 कब मान लेता है। तो याद रखना, इस पूरे सवाल में अगर रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ है अमाउंट, तब आप 100 मानना अमाउंट। 100 अमाउंट तभी मान सकते हो, 100 रुपया तभी मान सकते हो जब रुपया नहीं है। इस सवाल में कहीं रियल वैल्यू है 5 रुपया, 10 रुपया, 8 रुपया, 100 रुपया, चाहे कोई वैल्यू संख्या ही 100 नहीं ना है, तो इस बार हम 100 मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी सवाल में क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य, लाभ, हानि, किसी भी प्रकार से रुपया का चर्चा हो गया हो, चाहे 1 के 2 रुपया का चर्चा काहे ना हो गया हो, आप 100 नहीं मानना। क्योंकि मान लो कहीं पर लाभ हानि हो गया है 1 रुपया या 2 रुपया, आप मान लिए हैं क्रयमूल्य 100 रुपया, तो गड़बड़ा जाएगा उसका रेशियो। लेकिन अगर पूरे सवाल में नहीं है रुपया, तब 100 मानना है। पूरे सवाल में रुपया यानी रियल वैल्यू नहीं है,
तब 100 मानना है। बात आ रहा है समझ में? अब चलिए x आप हमेशा मान सकते हो, कोनों में मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जब पूरे सवाल में खाली प्रतिशत रहे तो 100 मान के बनाओगे, आसान हो जाएगा। अब ध्यान देना, सवाल में कहता है दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो तीसरी संख्या अपने आप 100 मान लिए हम, क्या कि में कहीं रियल में संख्या तो ना है, तो तीसरी 100 मान लिए, तब पहला और दूसरा अपने आप हो गया, एगो हो गया 20 एगो हो गया, क्या है कि पहला है तीसरी का 20% और दूसरा है 25%, तब 20-25 हो गया। अब इसमें हमें पता करना है कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है, तो बताइए पहली कितना कम है? पहली है 5 कम किससे? दूसरी कितना है? अब प्रतिशत के लिए तो 100% से गुना, चलिए 25 चौका 5 चौका 20% कम है। पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट कम है? कोई दिक्कत है? समझ गए हैं? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? सही बात ना? तो ध्यान दीजिएगा, पिछले बार क्या था कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% और 25% के बराबर है, इस बार कहा 20% और 25% अधिक है। कभी कम कहेगा, कभी अधिक कहेगा, कभी कम अधिक नहीं कहेगा, सीधे बोलेगा कि 20% है 25% है, कभी 20% अधिक कहेगा, कभी 20% कम कहेगा, 10% अधिक कह सकता है, 10% कम कह सकता है। बात आ रही समझ में? 30% ज़्यादा 40% कम कह सकता है। तो सुनिए, तीसरी संख्या का ना, तो तीसरी संख्या उसी तरह अगर 100 मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या, पहली तो है 20% अधिक, यानी ई हो गया 120 चला, और दूसरा संख्या 25% अधिक, तो वो 125 है। या तो आप यहीं से भी काम कर सकते हो, कहता है तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दूसरी को देखना कि रियल में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये 5 ज्यादा है किससे? पहली से। 5 ज्यादा किससे? तब बट्टा में पहली संख्या हो जाएगा। 5 ज्यादा चाहे 5 कम, तो देखना है केकरा से कम या केकरा से ज्यादा, बट्टा में वह होगा। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना हो गया। चलिए काट लीजिए, 0 से 10 के आधा 12 के आधा 25/6, 6 चौके 24 आ 1 25 है ना, यानी 4.1/6% अधिक है दूसरी संख्या पहली से। नहीं कोई दिक्कत? चलिए अब लीजिए, इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिए। अब सवाल क्या बन गया सुनिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो झट से हम तीसरी संख्या पहले लिख देंगे, कितना? 100, काहे कि पूरे सवाल में रियल संख्या तो कहीं नहीं है, प्रतिशत में न है हमारा। अब चलिए, तो दूसरी और पहली, तो भैया पहली जो है 20% और दूसरी 25% कम, तब पहली 20% कम, तो 100 से 20 कम कितना होता है? 80 है ये, समझ रहे हैं? और दूसरी जो है 25% कम है, तो 100 से 25 कम कितना होगा? 75 होगा। अब हमको पता चल गया है, हमें तो पूछा है तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। ये पहली संख्या दूसरी से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा किससे? ये 5 ज्यादा ही ना है, किससे? दूसरी से, यानी 75 से। तब बट्टा में कौन आएगा? प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है ना? जिससे ज्यादा या जिससे कम वो है जाएगा बट्टा में। आइए इसको 25 तिहाई 75 और 25 चौके 4 पचे 20/3%, यानी 6.2/3% क्या अधिक? पहली संख्या दूसरी से 6.2/3% अधिक है। इसमें आपको एमआरपी का चर्चा होगा, ठीक है? एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं, यानी एमआरपी अगर किसी वस्तु का 80 रुपया है
तो इसका मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम 80 में बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा लेना कानूनन जुर्म है, नहीं। अच्छा, MRP हो गया, इसी को अंकित मूल्य भी कहा जाता है, इसी को सूची मूल्य भी कहा जाता है, और इसी को छापा मूल्य भी कहा जाता है। क्रय मूल्य नहीं, मुंह तोड़ देंगे। सुनो, MRP और CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी जो वस्तु खरीदा गया, इसे क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसी को कहते हैं अंकित मूल्य, कहिए अंकित मूल्य, छापा मूल्य, ठीक है ना, सूची मूल्य, ये सब हो गया। अच्छा, इस CP हो गया क्रय मूल्य। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। अब प्रॉफिट का मतलब तो जानबे करते हैं, हर कोई लाभ में रहना चाहता है, नहीं। और लॉस का मतलब भी जानते हैं, जो कोई नहीं चाहता है, हैं, हानि। अब देखिए, तो भैया इतना बात तो आप लोग अवगत होंगे, और नहीं तो जान लीजिए MRP का मतलब जो किसी डब्बा पर लिखा हुआ है दाम, वो है MRP। क्रय मूल्य का मतलब जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा जाता है, क्रय मूल्य हुआ। और अगर आप दुकानदार हैं तो आपका विक्रय मूल्य मेरा क्रय मूल्य हुआ। अगर मैं ग्राहक हूँ, नहीं, आपने मेरे हाथे बेचा, हम खरीदे तो वो रेट मेरा क्रय मूल्य, जबकि वही रेट आपका विक्रय मूल्य हुआ। कुछ लोग के दिमाग में बैठल है, ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कैसे हुआ? रे पगला, हमर क्रय मूल्य, हम खरीदे तब हमर क्रय मूल्य, आ तू बेचा इसीलिए वही रेट तो हर विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य, और जिस रेट से कोई वस्तु बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य। 80 रुपया में आपने कोई सामान मेरे हाथे बेच दिया, मेरे हाथे बेचा, तो 80 रुपया आपका विक्रय मूल्य है, जबकि वही 80 रुपया मेरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाइए, अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य समझ गए। अब प्रॉफिट कब होता है? जब कोई वस्तु हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच देते हैं, तभी ना प्रॉफिट होगा। लाभ कब होगा? सिंपल। बहुत के तो दिमाग दुखाए लगता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा तब लाभ होगा कि हानि होगा। फार्मूला याद करता है, फार्मूला याद करता है कि लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पगला है, ज्यादा में बेचोगे तब ना तोरा लाभ होगा, कम में खरीद के तो घटाना है बड़के में से छोटका, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा तब आपको लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, क्रय मूल्य कम रहेगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा और क्रय मूल्य तो घटा लीजिए, उतना के लाभ हो जाएगा। तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हानि कब होगा? जब कोई वस्तु हम ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच देंगे तो हानि हो जाएगा। तो उस समय हम हानि के लिए हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा उस टाइम, अब विक्रय मूल्य कम रहेगा तो उसको घटा देंगे। कई रुपया की हानि होगा ये पता चल जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए कि 50 रुपया में कोई वस्तु हम खरीदे थे और 30 रुपया में हमने बेच दिया उसको, तो 50 में से 30 घटाएं तो 20 रुपया की हानि हुआ। नहीं, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है या विक्रय मूल्य कब, तब ना हानि हुआ। तो रट्टे के जरूरी नहीं है, एक लोग रटता है फार्मूला बना के, लिख के, सजा के, और फिर भूला जाएगा। तुम ऐसे काहे सोचते हो भाई? सीधी सी बात है, आपने 50 रुपए के कोई पेन खरीदा, उससे ज़्यादा में बेचोगे तो तुमको लाभ होगा, और उससे कम में बेच दोगे तो हानि होगा। ये कौन नहीं जानता है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो भी जानता है। आप पूछ के जाके देख लो, पूछना कि भैया हम एगो मोबाइल खरीदे हैं 2000 में, एक ज़्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा कि कम में बेचेंगे तब लाभ होगा? नहीं, पक्का तुमको बता देगा। चाहे रोड पर चलते किसी भी व्यक्ति से तुम कल पूछ के देखो। चले आगे, और उसको फार्मूला बना के लोग रटता है, तो रटने की जरूरत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात लिखता हूँ और आपको लिखना है, इसको नोट कर लिए। देखिए अब इसको समझिए, हमने क्या लिखा है कि जब CPSP तथा प्रॉफिट एवं लॉस, CPSP प्रॉफिट लॉस इसको सुने थे थोड़ा देर पहले। अब कहता है उसे जब हम रुपया के रूप में दर्शाते हैं। आप तो सोच रहे हैं यहाँ रुपये में तो होता ही है, रुपया से अलग भी होता है बाबू, वस्तु के रूप में भी होता है। तब उसे हम रुपया के रूप में रहेगा तब उसे अमाउंट का केस कहेंगे, या अमाउंट का केस कहा जाता है। और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा CP पर निकालते हैं। जैसे प्रतिशत लाभ निकालना हो, लेकिन अमाउंट के केस, अमाउंट का केस का क्या मतलब है? उस सवाल में रुपया का चर्चा होगा। कहेगा कोई वस्तु 500 में खरीदा गया,
600 में बेचा गया, या 500 में खरीदा गया 450 में बेचा गया, तो रुपया बोला ना 500 रुपया में खरीदा 450 में बेचा, तो ये हुआ अमाउंट का केस। लेकिन सवाल ऐसा हो कि मोहन ने 10 आम खरीदा 12 आम बेचा, मैंने रुपया कहीं बोला? मोहन ने 10 आम खरीदा 12 आम बेचा, उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। मैंने कहीं रुपया बोला इस सवाल में? नहीं। अब वो हो गया भाव का केस। बात है समझ में? तो दो तरह का केस बनता है भैया, एक होता है अमाउंट का केस, एक होता है भाव का केस। अमाउंट का केस कब होगा? जब रुपया का चर्चा होगा सवाल में। अब कहोगे सर आम भी रहेगा रुपया भी रहेगा, तब तो मामला फंस जाएगा। नहीं, अगर रुपया आ गया, चाहे उकरा साथ कुछ रहे, आम रहे केला कटहर कुछ रहे, ठीक है, तो वो अमाउंट के केस हुआ। लेकिन अगर पूरे सवाल में रुपया कहीं भी ना है, चाहे वो सीपी के रूप में हो, एसपी के रूप में हो, प्रॉफिट के रूप में हो, चाहे लॉस के रूप में हो, अगर रुपया ना है कहीं भी, तब वो भाव का केस कहलाएगा। भाव के केस में कहीं भी रुपया का जिक्र नहीं होगा आपसे। हाँ, ऐसा बोल सकता है, कहेगा कि 15 केला का क्रय मूल्य 12 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है। रुपया बोले? 2 रुपया 4 रुपया बोले कहीं? नहीं। ये भाव का केस है। आई में लड़का गलती करता है, एग्जाम में खूब गलती करता है। अभी हम बताएंगे कि गलती कहाँ होता है। कहेगा इतना छोट सवाल गलती होता है, मार के आए हमारी तो रिजल्ट पक्का है आ नहीं आया तो कहेगा किस्मत ठीक नहीं था। प्रतिशत लाभ निकालना हो तो सुनो, अमाउंट के केस में लाभ बटा क्रय मूल्य आ गुना 100, ठीक है। ये कब? अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ यानी प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकालते हैं। किस पर? इसीलिए बट्टा में सीपी लाया मैंने, ठीक है। चाहे अगर प्रतिशत हानि भी निकालना होता तो भैया ऊपर लिख देता मैं हानि, नीचा लिख देता सीपी और 100% से गुना कर देता, ये हमारा हो जाता प्रतिशत हानि के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे भाव के केस में क्या होगा। पहले एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु आपने 500 रुपया में खरीद लिया और उस वस्तु को आपने 550 रुपया में बेच लिया, तो ये रुपया का चर्चा हुआ है, तो ये भाव का केस है कि अमाउंट का केस? और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकालना है। तो इसमें 500 में खरीदा बेचे 550 में, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा व्यापार में? लाभ कितने का? 50 रुपया का। तो आपको अगर प्रतिशत लाभ निकालना हो तो क्या करना होगा? 50 का लाभ बट्टा में क्या लिखना है? सीपी यानी कितना? अब प्रतिशत के लिए अब लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दाही 50 नहीं, यानी 10% का क्या हुआ? लाभ हुआ है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम, चलिए इसको समझा जाए। जब सीपीएसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहा जाता है। और कहा जा रहा है कि और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पर निकालते हैं। अब ये भाव का केस कब होता है? अभी मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए कि राम कहेगा कि राम 10 वस्तु खरीदता है, 12 वस्तु बेचता है, इस व्यापार में उसका प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा? या कहेगा 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा? यानी जब सवाल में रुपया का चर्चा न हो किसी भी रूप में, तब होगा वो भाव का केस, ठीक है ना। तब भाव का केस होगा। और भाव के केस में अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो तो लिखना है ऊपर में लाभ और बट्टा में एसपी, सीपी नहीं। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, बच्चा से फॉर्मूला रटाइल है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 नहीं, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब उहे पर रगड़ देता है सब सवाल के। एग्जामिनर तेज है, वो दे देगा भाव के केस वाला सवाल, तुम बना दोगे क्रय मूल्य पर, ऑप्शन रहेगा एगो दे ले, हाँ मार दोगे सही। सुनो, अगर प्रतिशत हानि निकालनी हो, प्रतिशत हानि इसमें तो ऊपर में लिख देना हानि, बट्टा में लिख देना एसपी गुना 100% से। ये सब चलेगा भाव के केस में, सिर्फ भाव के केस में, ठीक ना। ये अमाउंट वाला में नहीं जाइएगा, भाव के केस में। चलिए अब इस पर क्वेश्चन करेंगे हम, 1-2 बनाएंगे जरा आप लोग इस सवाल को।
बनाइए। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। बनाने का प्रयास करें सब लोग, और मैं पूछूंगा बारी बारी से, और जिससे पूछूंगा वही जवाब देंगे। बनाए हो क्या आया? क्या लाभ आपका क्या आया? पीछे वाला और पीछे कोना हानि आ गया। कितना का? इन्हें 50% का हानि हो रहा है, उन्हें लाभ हो रहा है। यानी एक बात से आप लोग सहमत हैं कि ऐसे सवाल में गलती होता था आप लोगों से, क्योंकि उल्टा पुल्टा अभी भी आंसर है, सब लोग का एक जैसा तो नहीं है। बड़ा छोटा सवाल है। देखिए, कहता है 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका सेंस ये हुआ, इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा बोला है ना। यानी कि जितना रुपया में 10 वस्तु खरीदा है ना, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 10 वस्तु खरीदता है, 15 वस्तु बेचता है। और देखो, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका क्या मतलब है कि जितना रुपया में 10 वस्तु खरीदा होगा, उतना ही रुपया में 15 वस्तु बेचा। खरीदा है 10 गो आ बेचा 15 गो, 5 गो घरे से घट्टा है। नहीं बुझाया? 5 गो घड़ी से घट्टा लग गया तो हानि ना हो गया? नहीं समझ रहे हो? हानि हुआ कितने वस्तु का? 5 वस्तु का। और ये भाव का केस है कि अमाउंट का केस? तब भाव के केस में बट्टा में क्या लिखना है? एसपी कितना है भैया? हाँ, प्रतिशत के लिए 100 से। ठीक है, 5 से काटा 3 बार में 100/3, यानी 33.1/3% हानि है ये। ठीक ना? ये है गलती। हम ऐसी ही बोलते हैं कि ऐसी बोलते हैं हम? ऐसी हम कुछ नहीं बोलते हैं, सब के वजह है रे बाबू। 8 साल से पढ़ा रहे हैं। चलिए, इस सवाल को आप लोग भी बनाइए। फिर हो रहा है गड़बड़ है। इस बार कूट देंगे जैसे गलती करोगे। राम के 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। देखो तो 12 आम का क्रय मूल्य, 12 आम है ना, 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। एगो बात बताओ, इस सवाल में कहीं रुपया है? तो ये भाव का केस हुआ। क्लियर है? कोई भी सवाल भाव के केस है, अमाउंट के केस वाला पहचान जाओगे कि नहीं? पक्का? जे में रुपया कहीं भी आ गया तो वो अमाउंट का केस है, और जब रुपया नहीं आया तब? पक्का ना? चाहे वो किसी रूप में हो रुपया, तब अमाउंट का केस होगा। सुनिएगा, तो कहता है 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर। यानी जितना रुपया में 12 आम खरीदा होगा ना, उतना रुपया में 8 आम बेच दिया। 8 आम बेचा, 4 गो बचा लिया। 4 गो बचा लिया। बड़ा चालाक है। जितना रुपया में 12 गो खरीद के लाया, उतना रुपया में 8 गो बेचा। रुपया तो ऊपर हो गया और 4 गो आम तो बचल है, यानी वही लाभ हुआ उसको 4 आम का। लाभ कितने का? 4 आम का लाभ हुआ भैया।
तो आपको तो निकालना है प्रतिशत लाभ, क्योंकि लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, और हानि होता तो प्रतिशत हानि निकालते। सुनिए, तो यहाँ लिखेंगे 4/8 में कितना, 8। करेमुल्ला ना लिखोगे 12, 8 लिखिएगा, और प्रतिशत के लिए क्या करिएगा, 100% से गुना, 4 दूना और 2 से कटा, यानी कि 50% का लाभ कमाया इस व्यापार में। कोई दिक्कत है? चलिए, छोटी सी समस्या है। हाँ, जैसे कि मतलब 12 आम का नीचे सीएसपी, हम लोग सीपी ले रहे हैं तब सीपी ले रहे हैं तब, यानी सर लेना 10 गुना सीपी बराबर तो तुम लोग जैसे पढ़ रहे हो वैसे में खूब कंफ्यूज हो गए, तुम चिंता काहे कर रहे हो। एक बात और यह ध्यान रखना, जब तुम मुझे सादा कागज़ दोगे ना तो मैं उस पर कुछ लिखूंगा तो ज़्यादा साफ दिखाई देगा, सुंदर लिखावट। लेकिन जब तुम रफ कागज़ दोगे मुझे लिखने के लिए तो लिखावट खराब दिखेगा, चाहे हम कितना हो सुंदर क्यों ना लिखें। यानी जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम सब कुछ भुला जाओ, यानी सोचो तोरा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। फिर बाद में अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। आखिर कौन सा सही कौन सा गलत, गलत अगर हम बना रहे हो या आप बना रहे हो तो अलग अलग आंसर आएगा नहीं, लेकिन अगर कोई भी रूल से सही बना रहे तो आंसर एक ही आएगा, चाहे रूल कुछ भी हो, ये बात पक्का है। तो ऐसा ही एक कहानी है छोटा सा, ऐसा ही एक कहानी। एगो आदमी अपने बच्चा को पढ़ा रहा था, छोटा सा बच्चा उसको पढ़ा रहा है, ओकरा कह रहा है कि बोल 2 8 20। वो कहे कि हम ना पढ़वाओ, छोटका छोड़ा कह रहा है नहीं पढ़ेंगे। हाँ, और अब बाप मार रहा है, कह रहा है पढ़, बोल 2 8 20, और पढ़ने तैयार है नहीं, और ज़बरदस्ती पढ़ा रहा है, 2 8 20 बोलवा रहा है। बगल से वो टीचर जा रहे थे, सरकारी स्कूल के टीचर थे बेचारे, रोड धैले जा रहे थे, सुने वो बाप डांट रहा है बच्चा को, बार बार कह रहा है कि 2 8 20, 2-3 बार सुन लिए बेचारे। साइकिल से जा रहे तो साइकिल रोक दिए, चूँकि टीचर थे उनको ये बात सुन के रहा नहीं गया कि 2 8 20 कैसे हो रहा है। कह रहे पागल है, 2 8 20 होता है, काहे एक ज़िंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो इसको पढ़ा के। कहा कि आप निकलिए, आप अपना काम करिए। कहा कि हम तो निकलवे करेंगे, लेकिन 2 8 20 कहला एकरा तुम पढ़ा रहा है, तोरा अपने आता है। कहा हमर बच्चा है, हम न जानते कैसे पढ़ाना है, निकलिए यहाँ से। कहा कि तो और बच्चा मान लिए, लेकिन तू हमरा बता तो 2 8 20 होता कैसे है। कहा इतने में आपका दिमाग खराब है, ओकर बाप कह रहा है 2 8 20 में आपका दिमाग खराब है। ये कल 2 8 90 धैले था, ये तो मारते मारते हम 2 8 20 पर ला दिए हैं। एक आध दिन और कूटेंगे, 2 8 16 पर आके अटक जाएगा। इतने में दिमाग खराब है। तो ऐसे ऐसे लोग, तो हमें लगता है कि ऐसे ही तोरों से के कुटाई करना होगा तो अटकोगे। तो चलिए आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोग के खाने पीने का टाइम भी हो गया है, ठीक है। नियम पर ऐसा आंसर तो सेम है, जैसे हम पढ़ाएं वैसे पढ़, एकदम ईगो न पाल लो कि हमरा नहीं आता है क्या, हमरा नहीं आता आप सिखाइएगा। जैसे हाँ वैसे ही पढ़ो जैसे हम पढ़ाते हैं, क्या कि हमरा सब आता है।